बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं सुमेरा सलीम। नाज़रीन, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की इंडोनेशिया के वज़ीर दिफा से मुलाकात हुई, जिसमें अस्करी ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल किया गया। इलेक्शन कमीशन ने खैबर पख्तूनख्वा की मखसूस नशिस्त का महफूज फैसला सुना दिया। नून लीग और JUI की मखसूस नशिस्तें बरकरार हैं, जबकि ANP और PTI की दरख्वास्तों को मुस्तरद कर दिया गया है। दूसरी जानिब IMF ने चीनी की दरामद पर टैक्स छूट देने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करते हुए मुआहदे की खुली खिलाफ वर्जी करार दिया है। इसके अलावा भी दीगर मौज़ूआत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने खैबर पख्तूनख्वा की मखसूस नशिस्त से मुतल्लिक महफूज शुदा फैसला सुना दिया, जिसके तहत नून लीग की एक नशिस्त में इजाफा हो गया है, जबकि JUI से सीट वापस ले ली गई है। अब देखें, इसके नतीजे में मुझे नहीं पता कि पार्लियामेंट के अंदर क्या बहुत बड़ा फ़र्क पड़ेगा एक सीट उधर जाने से, एक सीट उधर जाने से। ये एक सिलसिला चल रहा है। लेकिन जो दूसरी बात आपने की ना कि जो इंडोनेशिया के वज़ीर दिफा से आज मुलाकात हुई, ये पिछले कुछ महीनों में या सालों में आप अगर देखें तो हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है पाकिस्तान की, जो बज़ाहिर देखने में नज़र आ रहा है बड़ी क्लैरिटी के साथ, वो उसमें साउथ ईस्ट एशिया या ईस्ट एशिया या एशिया पैसिफिक, ये सारे जो ममालिक हैं, इनके साथ हमारा ताउन बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रहा है। मतलब अब पाकिस्तान जो है वो सिर्फ वेस्ट की तरफ अपनी सफारतकारी को आगे नहीं बढ़ा रहा या नॉर्थ की तरफ नहीं बढ़ा रहा। मतलब अगर हम देखें तो नॉर्थ में हमारे सारे सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं, रशिया है, ये सारे मुल्क नॉर्थ में आते हैं, तो उस तरफ भी बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रही है सफारतकारी। और अच्छा, ये सफारतकारी जो है ये स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स भी हैं। इसको सिर्फ जैसे कि आज उनके आसिम मुनीर साहब के साथ जो मुलाकात हुई है तो उनके वज़ीर दिफा की हुई है, तो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स भी हैं। ये सिर्फ तिजारत के हवाले से नहीं हो रही, बल्कि ये बड़ी एक मेरे ख्याल से लॉन्ग टर्म कोई ऐसी गुफ्तगू हो रही है ममालिक के दरमियान। और क्योंकि जाहिर है कि पूरी दुनिया का एक नया नक्शा बन रहा है, नए इत्तेहाद बन रहे हैं, नई दोस्तियां बन रही हैं उसमें। लेकिन ये मेरे लिए इंटरेस्टिंग है काफ़ी कि पाकिस्तान जो है वो देखें, वेस्ट में तो हमारे मशरिक़ वस्ता या मगरबी ममालिक जिसे कह लें, लेकिन ये है कि जो ईस्ट की तरफ हमारे बांग्लादेश के साथ जैसे ताल्लुकात, हमारा SCO में बहुत फ़ाल होना, हमारा जो है वो आसियान ममालिक के अंदर बहुत फ़ाल होना, तो ये मेरा ख़्याल है कि आने वाले दिनों के अंदर इसके हमें और मज़ीद जो असरात हैं या समरात हैं वो हमें नज़र आएंगे पाकिस्तान को। और ये बहुत अच्छा है कि दुनिया जो है वो मगरबी ममालिक से बढ़ के भी है, और मगरबी ममालिक से भी अच्छे ताल्लुकात हैं बड़े, मतलब यूरोप के साथ, बाकी अमेरिका के साथ भी अच्छे ताल्लुकात हैं। लेकिन ये जो इस वक्त और ग्लोबल साउथ की तरफ भी पाकिस्तान यकीनन जाएगा और जा रहा है, तो ये बड़ा अच्छा, बड़ा खुशाइंद है कि पाकिस्तान ये ईस्ट की तरफ जो है ना पाकिस्तान के ताल्लुकात बहुत तेज़ी के साथ हमें दिफाई ताल्लुकात भी और सफारती ताल्लुकात भी तेज़ी से हमें बढ़ते नज़र आ रहे हैं, और बड़ी खुशाइंद बात है। अच्छा, दो तीन बातें जो हैं इसमें बड़ी अहम, एक तो ये कि कल हमने जब गुफ्तगू हम कर रहे थे कल की नशिस्त में, तो उस वक्त ही खबरें आ रही थी कि प्रेसिडेंट ट्रंप की जो मुलाकात है वो हो रही है, नेटो के जो चीफ़ हैं उनके साथ उनकी मुलाकात हो रही है, और मुलाकात जो है वो मार्क रुते के साथ उनकी मुलाकात हो रही है, और उसके बाद वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से मीडिया टॉक भी कर रहे हैं उसके बाद। अच्छा, ये जो मार्क रुते हैं ये बड़े ज़बरदस्त सियासतदान भी रहे हैं, और ये नीदरलैंड्स के 14 साल प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। इस ओहदे भी पिछले साल ही आए हैं अक्टूबर में, उससे पहले ये 14 साल नीदरलैंड के जो हैं वो ये प्राइम मिनिस्टर रहे हैं 2010 से 2024 तक, और बड़े पॉपुलर, मतलब इनकी आप मतलब है कि ये इस लिहाज से बड़े पॉपुलर थे कि साइकिल पे जा रहे हैं, और वहाँ पे वैसे भी नीदरलैंड में एम्स्टर्डम में आप जाएं या रॉटरडैम में तो आपको लोग साइकिलों पे ही नज़र आते हैं। बहुत कम ऐसे लोग हैं, या तो लोग वहाँ पे वो पानी में, क्योंकि कैनाल्स बनी हुई हैं तो वहाँ पे कश्तियों में तैर रहे होते हैं,
या ये है कि वहाँ पे साइकिलों के ऊपर बहुत ज़्यादा लोग जो हैं तो ट्रैवल करते हैं, तो उनके प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो अमूमन इन मुल्कों में, और ख़ास तौर पे इन्होंने तो बहुत ही रवायत डाली कि ये अक्सर हमें वहाँ पे जो है अपने ऑफिस आते जाते जो है वो साइकिल पे आते जाते नज़र आते थे, आम लोगों की तरह, कोई सिक्योरिटी नहीं, कुछ नहीं। तो बहरहाल ये 14 साल वहाँ के, तो ये डिप्लोमेट भी बड़े ज़बरदस्त हैं, अभी नेटो के सरबराह हैं, और नेटो के सरबराह हैं, और इनकी बड़ा क्लियर व्यू है इनका, यूक्रेन को ये बहुत फेवर करते हैं, और पुतिन के बारे में इनकी राय बहुत हॉकिश नहीं है, लेकिन ये कि बहरहाल ये रशिया के अगेंस्ट एक इनका नुक्ता नज़र है। और चूँकि डिप्लोमेट भी रहे हैं, वज़ीर आज़म भी रहे हैं, तो इसलिए वो ट्रम्प के साथ जब गुफ्तगू हो रही थी तो उसमें देखा होगा आपने कि टिपिकल कोई नेटो का जैसे होता है कि बड़ा कोई स्टिफ पर्सनैलिटी के नहीं, बड़े आराम से वज़ीर आज़म भी रहे हैं ना साबिका, उस हवाले से भी डील करते रहे हैं ज़ाहिर है ट्रम्प के साथ और बाकी दुनिया के साथ। तो ये उसमें डैडी वगैरह करके इन्होंने बातचीत की, प्राइम मिनिस्टर अपने मुल्क के रहे हैं 14 साल। अच्छा, इनकी जो कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, तो उस प्रेस ब्रीफिंग के बाद जो 2-3 बातें हमारे सामने आई, वो ये, एक तो ये आई कि जी इनकी प्रेसिडेंट ट्रम्प ने कहा कि जी हम जो हैं वो वही बात कि हम यूक्रेन को असला देंगे, लेकिन यूक्रेन को असला जो है हम थर्ड पार्टी के थ्रू देंगे, यानी अच्छा वो यूरोपीय यूनियन का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, मैं इसको समझने से कासर हूँ, हालांकि EU अलग है और नेटो अलग है, लेकिन बहरहाल वो चूँकि EU का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं और यूरोपियन पार्टनर्स, तो वो लगता है बिल्कुल ही भूल गए हैं कि शायद नेटो के अंदर कनाडा भी है, वो कनाडा का वो तो यूरोपियन पार्टनर्स ही कहते हैं, तो यूरोपियन पार्टनर्स ही चलें, कनाडा को साइड पे कर लें फ़िलहाल। तो वो प्रेसिडेंट ट्रम्प ने गालिबन नहीं, यकीनन उन्होंने बात की कि जो है वो यूरोपियन पार्टनर्स के थ्रू जो है वो यूक्रेन तक असला जाएगा, और यानी यूक्रेन को हम बराह रास्त नहीं देंगे, यूरोपियन पार्टनर्स असला ख़रीदेंगे और आगे वो यूक्रेन को दे देंगे। अच्छा, और उन्होंने ये भी कहा कि हम बहुत सख्त जो है वो टैरिफ्स आयद करेंगे, और वो टैरिफ्स जो हैं वो आयद करेंगे अगर 50 दिन के अंदर 100% टैरिफ्स आयद कर देंगे अगर 50 दिन के अंदर जो है वो रशिया ने जंग ख़त्म ना की। अच्छा, अब ये जो 50 दिन है ये कुछ ज़्यादा ही टाइम दे दिए, क्योंकि लिंडसे ग्रैहम तो कह रहे थे कि लिंडसे ग्रैहम उदास हैं। लिंडसे ग्रैहम भी तो बड़ी एक बड़ा अपनी ज़ात में बड़े अंजुमन है ना, वो चाहते हैं पूरी दुनिया में जंगें ही होती रहें, हर जगह गज़ा में जंग चलती रहे, यूरोप में जंग हो जाए, मतलब ये चाइना, इधर साउथ चाइना में अभी तक जंग क्यों नहीं शुरू हुई, मतलब जंगें वंगें होती रहें तो उनका जो है ना कारोबार चलता रहे। तो लिंडसे ग्रैहम जो है वो उन्होंने तो वो बिल डाला हुआ था कि जी ये 500% जो है वो आयद कर दिए जाएं, और ये और वो, और जो रशिया के साथ तिजारत करे वगैरह, ये जो है ये उस पर 50 दिन का उन्होंने अल्टीमेटम दे दिया कि 50 दिन के बाद जो है ये जंग ख़त्म की जाए, वरना ये बड़ी सख्त पाबंदियाँ आयद होंगी, और वो जो है वो उस पर शायद अब थोड़ा सा हो सकता है लिंडसे ग्रैहम मुतमईन हो गए हों कि भाई 50 दिन का टाइम दे दिया गया। लेकिन साथ ही इन्होंने ये भी कह दिया कि हम जो हैं वो वहाँ पर उनको पैट्रियट मिसाइल्स जो हैं वो देंगे, पैट्रियट डिफेंस मिसाइल्स देंगे और इंटरसेप्टर्स देंगे यूक्रेन को। अच्छा, कित के लोग वहाँ पहुँच गए हैं, लेकिन इसमें मसला ये है कि ये तो बात चली हो गई कि पैट्रियट मिसाइल्स अब कौन लेगा, जर्मनी लेगा, ये बात हम पहले भी कह चुके हैं। 500 बिलियन कहाँ से पैट्रियट मिसाइल्स आएंगी इतनी जल्दी, अमेरिका में तो तैयार नहीं हो रहे, उनके पास तो इतना ज़्यादा वो ऑर्डर पे तैयार होती हैं चीज़ें, तो फिर जो तैयार हैं ऑलरेडी वो मुल्क क्या ख़ुद दे देंगे, और फिर और कौन सा असला दिया जाएगा, क्या दिया जाएगा, ये वो सारा। अच्छा, प्रेसिडेंट ट्रम्प जब बात कर रहे थे मीडिया से तो उन्होंने कहा कि मैं जो है वो जाता हूँ जब भी पुतिन से बात करके, तो मैं एक ख़ातून के साथ डिस्कस करता हूँ कि मेरी पुतिन से बात हुई है, तो ख़ातून आगे से कहती हैं कि अच्छा कौन सा और शहर तबाह कर दिया पुतिन ने। वो खातून जो है वो मेलिना ट्रम्प है, इनकी जो वाइफ है वो ज़ाहिर स्लोवेकिया से हैं, तो वो जो है वो बहुत ज़्यादा यूक्रेन की हामी है इनकी वाइफ। तो कल इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिक्र किया, तो ये उन्होंने हीरो का दर्जा हासिल कर लिया यूक्रेन के अंदर और यूरोप के अंदर कि अच्छा ये मेलिना ट्रम्प जो है ये बहुत ज़्यादा, मतलब इससे पहले तासुर ये था कि शायद वो पुतिन की हामी है, लेकिन पता चला कि वो तो यूक्रेन की हामी है, ये प्रेसिडेंट ट्रम्प ने बताया। तो वो बड़ी पॉपुलर जनाब, उनकी बड़ी तारीफ़ें वारीफ़ें हो रही हैं सारी बातें।
लेकिन इसमें जो एक बात बड़ी अजीब सी बात है वो ये है कि इस पूरी कहानी में एक तो बात ये हो गई ना कि पैट्रियट मिसाइल दिए जाएंगे, और पैट्रियट मिसाइल ज़ाहिर डिफेंस बैटरीज हैं, वो डिफेंड कितना करते हैं कितना नहीं करते, ये सारा डिफेंस जो है ना सिस्टम, ये वेस्टर्न, ये सारा का सारा फारिग हो गया। ख़ास तौर पे जब से ये इसराइल की तबीयत साफ़ की है हुतीज़ ने और ईरान ने, तो उनका तो थाट सिस्टम और आयरन डोम और ये सारा वो तबाह हुआ पड़ा है वहाँ पर। मतलब है कि कोई सर पैर है नहीं। फिर ये अलुदैद एयरबेस के ऊपर भी डोम को नुकसान पहुंचा। तो ये जो डिफेंस सिस्टम है ना वेस्ट के, ये तो बिल्कुल ही फारिग हो गए हैं। लेकिन इसमें जो एक बात बड़ी हैरान कुन है, और वो ये है कि ये जो फाइनेंशियल टाइम्स ने बात की है, और ये और जगहों पर भी बात हो रही है फाइनेंशियल टाइम्स के अलावा भी, वो ये बात हो रही है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो है वो ये कहा कि अच्छा, उन्होंने एक तो कहा कि मैं पुतिन के साथ डिसअपॉइंटमेंट मुझे है, मायूसी है कि वो जंग नहीं ख़त्म कर रहा और ये सारा, लेकिन ये है कि मैं उसके साथ साथ जो है वो ये भी मेरे ताल्लुकात ख़राब नहीं हुए, ख़त्म नहीं हुए ताल्लुकात। लेकिन फाइनेंशियल टाइम्स जो है, ये थर्ड स्लाइड अगर हम दिखाएं तो फाइनेंशियल टाइम्स ये कह रहे हैं कि ट्रंप और ज़ेलेंस्की की इस महीने के शुरू में जो मीटिंग हुई थी रोम में, अभी चंद रोज़ पहले हुई थी ना, नेटो का इजलास हो रहा था, वो डैडी वाला इजलास जिसमें वो ज़ेलेंस्की से अलग से मिले भी थे, और हमने जिक्र किया था कि ज़ेलेंस्की ब्लैक कपड़े पहनकर उसमें आए हैं क्योंकि वो जब गए थे वाइट हाउस में तो उनके कपड़ों का मजाक उड़ा था। तो उसमें उसके बारे में फाइनेंशियल टाइम्स ये खबर दे रहा है कि जो थर्ड स्लाइड है कि डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर ज़ेलेंस्की डिस्कस यूक्रेनियन एयर डिफेंस एज रशियन अटैक्स माउंट। अच्छा, इसमें वो ये कह रहे हैं, जो ये खबर है वो ये कह रही है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये कहा, ये बात की प्रेसिडेंट ट्रंप ने ज़ेलेंस्की से ये पूछा उस मुलाकात में कि ये बताओ कि कोई ऐसा तरीका है कि हम तुम्हें कोई ऐसा असला दें अगर कि तुम डायरेक्ट मॉस्को पे अटैक करो, तो तुम कर सकते हो। अच्छा, अब ये जो बात है, ये बात जो है ये बड़ी संजीदा बात है, और ये कोई ऐसी बात नहीं है जिसको नज़रअंदाज किया जाए। उन्होंने ट्रंप ने उनसे पूछा कि अगर हम तुम्हें कोई ऐसा असला दें कि जिसके नतीजे में तुम मॉस्को को हिट करो डायरेक्ट और सेंट पीटर्सबर्ग को हिट करो डायरेक्ट, तो क्या तुम कर लोगे? इतनी हिम्मत है तुम्हारे अंदर? तो ज़ेलेंस्की ने बकौल इस खबर के ये कहा कि जी मैं बिल्कुल करूँगा, आप मुझे असला वेपन्स दें तो मैं मॉस्को को भी उड़ाऊँगा और मैं सेंट पीटर्सबर्ग को भी उड़ाऊँगा। ये फाइनेंशियल टाइम्स की थर्ड जो स्टोरी है वो यही है। अच्छा, अब इसमें जो इसी स्टोरी को फिर जो है वो जाहिर है कि पिक किया वहाँ के अखबारात ने यूक्रेन के, और अगर हम 9 देखें तो ट्रंप रिपोर्टेडली आस्क्ड ज़ेलेंस्की यूक्रेन को स्ट्राइक मॉस्को, क्या मॉस्को को हिट कर सकता है यूक्रेन डायरेक्टली? तो ये जो है ये मामला जो है ज़रा आप समझें कि ये बिगड़ गया। बिगड़ इस सेंस में गया है क्योंकि अभी तक ये वाज़े नहीं हुआ कि ये बात जो है ये किस तरफ गई। अच्छा, उन्होंने ये कहा भी कि मतलब है कि इसमें रशिया जीत रहा है जंग में और हर हाल में हारना ही है तुमने, लेकिन फिर भी ये बताओ, ये फाइनेंशियल टाइम्स रिपोर्ट कर रहा है सोर्सेज के हवाले से कि जो सोर्सेज थी, ऑफिशियल्स थे, उन्होंने बताया ये। अच्छा, इसमें अब ये है कि ये कौन से मिसाइल्स ऐसे हैं जो दिए जाएं? अगर देखें, बाइडन ने तो अपने दौर में बिल्कुल जो उनके ATA CMS जो हैं, अटैक MS जो कह लें, वो मिसाइल्स नहीं दिए थे, लेकिन आखिरी दिनों में दे दिए थे। उसने प्रूफ कर दिए थे प्रेसिडेंट बाइडन ने कि आखिरी दिनों में, और ये वो आखिरी दिन थे जब जैसे ही यूक्रेन को ये मिसाइल्स देने का ऐलान किया था प्रेसिडेंट बाइडन ने, तो उसके फ़ौरन बाद ये वो दिन है जब प्रेसिडेंट पुतिन ने अपना न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन फ़ौरन रिवाइज़ कर लिया था, फौरी तौर पे रिवाइज़ किया था, और उन्होंने कहा था कि जिन मुल्कों से अटैक होगा हमारे ऊपर, यूरोप के जिन मुल्कों से अटैक होगा हमारे ऊपर, हम फर्स्ट स्ट्राइक करेंगे उन मुल्कों पे। और अमेरिका और बरतानिया और जर्मनी और फ्रांस और इन मुल्कों का नाम भी लिया था प्रेसिडेंट पुतिन ने। तो ये जो है ये 19 तारीख का 6 स्लाइड अगर मैं दिखाऊं तो लोगों को मेमोरी लोगों की फ्रेश हो जाएगी। 6 CNN, पुतिन फाइन ट्यून्स रशियाज न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन आफ्टर बाइडन आर्म्स
डिसीजन ऑन यूक्रेन इन क्लियर सिग्नल टू वेस्ट। ये याद आ जाए सबको कि ये किन दिनों का जिक्र है, जब प्रेसिडेंट बाइडेन ने जो है वो, और ये फोर्थ स्लाइड 18 तारीख को बाइडेन, फोर्थ स्लाइड CNN, बाइडेन ग्रीन्स लाइट फॉर यूक्रेन टू यूज अटैक एम्स इन रशिया जस्ट रेज द स्टेक इन अ वॉर ट्रम्प विल इनहेरिट। तो ये इनहेरिट तो बाद में बहरहाल ये उन्होंने फायर किया अगले ही दिन, ये अगले दिन जो है वो मैं CNN अगले दिन का 6 दिखा रहा हूँ कि वो उन्होंने अपनी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन को रिवाइज करने का ऐलान कर दिया था। अब सवाल ये है कि ये क्या प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है इन्होंने दोबारा ये बात की है कि मैं ACTMs दूँ आपको, तो आप ACTMs जो हैं, लेकिन ACTMs जो हैं उनका भी जो दायरा है वो दायरा तो मॉस्को तक नहीं जा रहा। अगर हम इसमें देखें, ये थर्ड स्लाइड को हम देखें तो ACTMs का जो दायरा है वो तो मॉस्को, सेंट पीटर्सबर्ग और उनके जो एसेट्स हैं वो तो दूर हैं, ठीक है, वो तो इसकी रेंज में गालिबन नहीं आ रही। ये पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये तो सिर्फ टॉरस मिसाइल जो है ना वो वहाँ तक पहुँचते हैं, और टॉरस मिसाइल जर्मनी तो मेरे नहीं ख्याल कि जर्मनी किसी मूड में है। अगर हम ये फोर्थ स्लाइड देखें तो रेंज ऑफ यूक्रेन 300 ACTMs टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल्स, ये हमें मज़ीद इसमें नज़र आ रहा है। और ये जो हैं ये अगर हम इस मैप को देखें थर्ड को, तो हमें इसमें जो टॉरस हैं जो कि जर्मनी के पास हैं वो मिसाइल्स तो सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को को हिट करते नज़र आते हैं। ये मिसाइल उस वक्त लिए थे यूक्रेन ने जब कर्स के इलाके में लड़ाई हो रही थी। कर्स के इलाके में लड़ाई हो रही थी तो उस वक्त उन्होंने ये लेके और इस्तेमाल करने शुरू किए थे। लेकिन यह है कि क्या ये बात हुई है नहीं हुई, तो ये बात अब बड़ी इंपॉर्टेंट है। और कीव ने, जैसे मैंने कीव इंडिपेंडेंट 9th दोबारा हम देख लेते हैं कि ट्रम्प रिपोर्टेडली आज जेलेंस्की यूक्रेन को स्ट्राइक मॉस्को। अब ये बात हुई है नहीं हुई, मीडिया ने सही किया गलत किया, लेकिन इस बात को, यानी ये पूरा जो किस्सा है ना, इस पूरे किस्से में अमेरिका ने धमकी, यानी ट्रम्प ने धमकी दी है, एक ऐसी धमकी दी है जिसका कोई फ़ायदा नहीं। मतलब हम आपको मिसाइल किसी और मुल्क के जरूर देंगे, ये बिग स्टेटमेंट जो आनी थी वो यही 50 दिन के अंदर अंदर वो रोक ले, पुतिन जंग रोक ले, वरना हम ये कर देंगे। अब 50 दिनों में पुतिन क्या हशर करेगा यूक्रेन का, ये भी तो बताए ना। 50 दिन तक वो जंग रोक ले, 50 दिन का टाइम है, वरना हम ये करेंगे। उसके बाद तो 50 दिन में वो क्या करेगा, वो तो कचूमा निकाल देगा 50 दिनों के अंदर, और कचूमा निकाल के वो 49वें दिन कह देगा हम सुलह करते हैं, 49 डे पे कहते हैं सीजफायर कर लेते हैं, और 49 डेज तक तो आपने उसको लाइसेंस दे दिया, और फिर सारी टोपी आपने डाल दी यूरोपीय ममालिक पे। अच्छा, नेटो का लफ्ज़ इस्तेमाल ही करते प्रेसिडेंट ट्रम्प, ये बात इंटरेस्टिंग है। यूरोपियन एलाइज, अवर यूरोपियन एलाइज, वो कनाडा उनके दिमाग में है ना, तो कनाडा को साइड पे करके और यूरोपियन एलाइज, और यूरोपियन एलाइज, तो यहाँ पर सारा का सारा आ गया है मामला। अब इनके सर पे जो जर्मन्स हैं, जर्मनी की और रशिया की एक पुराना तारीख़ी इन कुत्ते का वैर भी है उनका। मतलब हिटलर को जर्मनी में आके सोवियत यूनियन ने मारा था ना, वो खुदकुशी की थी उन्होंने, सरेंडर हुआ था, बर्लिन के टोटे हो गए थे, तो वो जर्मनी बाकी मुल्कों के साथ तो सबके साथ ठीक हो गया, वो वेस्ट जर्मनी और ये वो सारा, लेकिन सोवियत यूनियन का वो दिल में रख के बैठा हुआ है, और है भी बॉर्डर साथ साथ ईस्ट जर्मनी। और फिर पुतिन के भी दिमाग में कि अच्छा यही वो जर्मनी है जहाँ मैं KGB के एजेंट के तौर पे जाता था, और बर्लिन, आधे बर्लिन के अंदर मैं घूमता था और दीवार खड़ी हुई थी। तो जर्मनी के बॉर्डर भी साथ लगते हैं रशिया के, और जर्मनी का एक पुरानी तारीख भी है। अच्छा, लेकिन बहरहाल ये कि उससे हट के वहाँ के चांसलर बड़े ज़बरदस्त आदमी, तो वो बड़ा बहुत इसको देख रहे हैं केयरफुली, यकीन देख रहे हैं कि ये इकॉनमी मुल्क की ख़राब है, और सूरत हाल में सारा का सारा, मतलब उधर जो वेस्टर्न यूरोप है उसका तो कोई ताल्लुक ही नहीं है भाई। वेस्टर्न यूरोप में तो फ्रांस हैं, बरतानिया की भी अगर हम ले लें, ब्रेग्जिट तो वापसी तो हो गई तकरीबन, या बाकी मुल्क हैं, स्पेन या नीदरलैंड, उधर के मुल्क हैं, तो ये तो सारा मसला रौला तो पड़ना है इधर ईस्टर्न यूरोप के अंदर, चाहे बेल्टिक हो या बल्कन स्टेट्स हो या बाकी ईस्टर्न फ्लैंक में सारा फटा पड़ना है। तो कहाँ तक हमने जाना है, कहाँ तक नहीं जाना, आगे वो गैस के कॉरिडोर्स बनने हैं, ऑयल के कॉरिडोर्स बनने हैं, ट्रांसपोर्ट के इश्यूज होने हैं, इकॉनमी ने आगे बढ़ना है, तो कहाँ तक हम जाएं यूक्रेन की मदद के लिए। और एक बहुत बड़ा इमिग्रेंट्स का एक पूरा रैला का रैला है जो बढ़ रहा है यूक्रेन से इन मुल्कों में सेटल होने जा रहा है। और इसी दौरान एक बहुत बड़ा स्कैंडल मज़ीद, मैं इससे पहले कि मज़ीद गज़ा पे बात करूं और बाकी इशूज़ पे बात करूं, एक बहुत बड़ा गूफ अप हुआ है बरतानिया के अंदर। गूफ अप से मुराद ये कि गूफ अप ऑफ द, शायद आप समझ लेंगे डिकेड कहें उसको या जो भी कहें,
और वो ये हुआ है कि वहाँ पर जनाब इन्होंने वहाँ पर बरतानिया में एक डेटा लीक हो गया। अच्छा, अभी डेटा लीक अभी नहीं हुआ, इसको भी काफ़ी दिन हो गए, कुछ साल 2 साल हो गए हैं, लेकिन उसके बाद उन्होंने मीडिया का गला घोंट दिया, या मीडिया को खबर पहुंची नहीं मीडिया तक, तो मीडिया का इन्होंने गला घोंट दिया कि ये खबरदार आगे निकले या ये मीडिया को तक पहुंची नहीं डॉक्यूमेंट्स। अब जनाब जो खबर है वो ये है कि कोई बहुत बड़ी तादाद, हज़ारों की तादाद में, कोई 10,000 या 1 लाख या मतलब है कि 1 लाख से ज़्यादा या 1 लाख कम से कम अफ़गान जो कि काम कर रहे थे बरतानिया की फ़ौज के साथ, अंडर कवर उनके एजेंट्स के तौर पे मुखबरियाँ कर रहे थे, तो नतीजे में लोगों को पकड़ा जा रहा था, मारा जा रहा था, गिरफ्तार हो रहे थे, गुंतानामो में जा रहे थे, टॉर्चर ये वगैरह। तो वो उन लोगों को बरतानिया ने अपने यहाँ पनाह दे दी, नाम वाम बदल दिए उनके सबके, नई शनाख्त के साथ उनको पनाह दे दी। पनाह देने के बाद उनको सारा जब मामला रफा दफा हुआ तो उनको कहा कि तुम मतलब किसी नाम से वापस चले जाओ, तुम किसी नाम से चले जाओ, आगे पीछे जाओ। वो डाटा उनका लीक होके वो फेसबुक के पेज पे चला गया कि ये जो है ये मोहम्मद जमील तो मोहम्मद कलीम था असल में, ठीक है, और ये जो है ये तो मतलब ये लकड़हारा नहीं था, ये तो हमारा मुखबर था। मतलब इस किस्म की सारी जो डिटेल्स थी वो डाटा की वो जनाब फेसबुक पेज पे लगी, और फेसबुक पेज पे लगने के बाद जो है वो पता लगा 17 बंदे वो अफ़गानिस्तान वापस पहुंचे तो वो मारे गए, और 17 बंदे मारे हंगामी तौर पे वापस बुला के कुछ 18,500 लोगों को एक 7 बिलियन का प्रोजेक्ट दोबारा शुरू किया बरतानिया ने, और वहाँ पर उनको जल्दी जल्दी अकोमोडेट करने की कोशिश की, लेकिन वो हज़ारों मतलब है कि की तादाद में लोगों की ज़िंदगियाँ दाव पे लगी हुई हैं इस वक्त, क्योंकि उनकी असल जो शनाख्त है वो आउट हो गई। अब ये जो स्टोरी है ये द टाइम्स ने आज इसको एक्सक्लूसिवली, ये 23rd स्लाइड हम देखें। अब ये लीक्स दैट रिस्क लाइफ्स ऑफ 1 लाख अफगान्स, 7 बिलियन कवर अप। अब 1 लाख अफगान्स का जो डाटा है वो जनाब आउट हो गया। आउट होने के बाद फेसबुक पेज पे चला गया। फेसबुक पेज पे जाने के बाद वो कुछ डाटा जो है वो ईमेल हो गया मुख्तलिफ लोगों को, जिसमें तालिबान के लोग भी हैं, कि ये तुम्हारी मुखबरियाँ करते थे, तो उनके नाम, उन जो मुखबिर थे उनके नाम उनको ईमेल हो गए कि ये लोग थे, ये जो आ रहा है ये फलाना था, ये फलाना था, ये फलाना था, ईमेल भी हो गए। ये अंदर से किसी ने किया, अच्छा जिसने अंदर से किया। अच्छा, अब उसके बाद ये टाइम्स का ये स्टोरी अगर दोबारा हम इसकी हेडलाइन देखें, डेटा द रिस्क लाइफ्स ऑफ 1 लाख अफगान और 7 बिलियन कवर अप, ये बहुत बड़ा स्कैंडल था दिया टाइम्स ने। इसी को फिर स्काई न्यूज़ के पास अपनी इन्वेस्टिगेशन आ गई है 24th। वो कह रहे हैं 7,000 अफगान जो हैं वो रिलोकेट हुए यूके इन सीक्रेट स्कीम आफ्टर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस डेटा ब्रीच। अब 7,000 को वापस लेकर आ गए हंगामी तौर पे कि भाई उनकी तो जिंदगियां दाव पे लगी हुई हैं। इंडिपेंडेंट जो है बरतानिया का वो कह रहा है कि कैटास्ट्रॉफिक MOD डेटा ब्रीच दैट पुट अप टू 1 लाख लाइफ्स इन रिस्क फाइनली रिवील्ड एज सुपर इंजंक्शन लिफ्टेड। अब मसला ये है कि ये उसमें से फिर 24,000, टेलीग्राफ ये कह रहा है 26वीं कि 24,000 को ऑफर किया असाइलम, ऑफर कर दिया असाइलम, क्योंकि उनकी ज़िंदगियां दाव पे लग गई। उनमें से बहुत से लोग मारे गए, उनको डाटा ही लीक हो गया। उनको पहले भेजा, फिर वो डाटा लीक कर दिया, और डाटा जो है वो अंदर से लीक हुआ। ये अगर ख़बर देखें तो इसमें यह भी है कि वो डाटा अंदर से लीक हुआ। तो वो डाटा अंदर से लीक हुआ, तो टेलीग्राफ ये कह रहा है कि 24,000 को असाइलम ऑफर कर दी यूके में, यूके ने डेटा ब्रीच के बाद। 26 स्लाइड हम देखें। अच्छा, फाइनेंशियल टाइम्स इस पे आया, वो कहता है कि यूके सेटअप सीक्रेट अफगान इमिग्रेशन स्कीम आफ्टर डेटा लीक एंड गैग्ड मीडिया। वो एक खामोशी से उन्होंने जो है वो, अच्छा ये भी कह रहे हैं, एक और बंदे ने ये भी लिखा है कि आई इन्वेस्टिगेटेड, ये जो है पूरा मैंने स्कीम को इन्वेस्टिगेट किया और मुझे ये मिला और वो मिला सारा। अच्छा, फिर उसके बाद अगर हम ये देखें, उनके सेक्रेटरी डिफेंस ने फिर आज माफ़ी मांगी है। टाइम्स 29th, अफगान डेटा लीक, जॉन हेले अपोलोजाइजेस फॉर सीरियस एरर। 29th में उन्होंने माफ़ी मांगी है। लेकिन इशू ये है कि जब अफगानों को भेजा जा रहा था वापस, तो उनसे कह रहे थे हालात बिल्कुल ठीक हो गए, कोई मसला नहीं है। उनको ये बताया ही नहीं गया, ये जो 30th है, अफगान वाज नॉट टोल्ड कि दे वर ऑन द किल लिस्ट। एक किल लिस्ट उनकी जो है वो मीडिया में आउट हो चुकी है और डाटा जा चुका है। ये 30th स्लाइड हम देखें, उनको पता ही नहीं था अफगानों को, वापस जाके उनको भेजा जा रहा था और वो किल लिस्ट में उनका नाम था।
अभी इतना बड़ा goof up हुआ है वहाँ पे, और इसका नाम 31st, ये जो है, ये जो मेन स्टोरी है इनकी द टाइम्स की, इसका नाम था ऑपरेशन रूबिफिक इसका नाम, और इसमें किल सीक्रेसी एंड रेस्क्यू मिशन। अब ये पूरा जनाब एक ऐसे लगेगा जैसे एक नॉवेल है कि वहाँ से उनको लाया गया, पहले उन्होंने काम किया, फिर उनको लाया गया, फिर बसाया गया, फिर उनको कहा कि कोई मसला मुल्क में तुम्हारे ठीक हो गया है, अब तुम वापस जाओ। अब जब वापस जाना था तो उनका आइडेंटिटी उनकी लीक हो गई। लीक होने के बाद वो पहुंच गई वहाँ तक, वो दाइश वालों तक, और जो भी ग्रुप्स काम कर रहे हैं अफगानिस्तान में, टीटीपी है या तालिबान, जो भी, उन तक नाम पहुंच गए उनके। वो यहाँ लैंड होके हंसी खुशी आ रहे हैं। तो जनाब पता चल रहा है कि ये तो वो था, ये तो वो था, इसने उसकी मुखबरी की थी, उसकी मुखबरी, वो डेटा, वो जान बचा के फिर उसके बाद उनको खामोशी से उठाया वापस बरतानिया ने अपने। तो ये पूरा जो है, ये इसकी एक पूरा थ्रिलर जैसे होता है ना, उनको वापस लेकर आए, यानी पहले भेज दिया फिर वापस लाए, वो किल लिस्ट में उनका नाम था भी बताया। तो ये वहाँ पे गुफा हुआ है वो। अब बरतानिया में मसला ये है कि उनके अंदर वहाँ ये हो रहा है कि भाई इतने सारे लोगों को उन्होंने क्यों भेजा था, इसलिए भेजा था कि इकॉनमिक क्राइसिस में है। तो उन्होंने कहा था इमिग्रेंट्स को हम नहीं रख सकते इतनी बड़ी तादाद में, 1 लाख लोगों को। तो उन्होंने इनिशियली उनको रखा, सब कुछ किया, लेकिन चूँकि डेटा उनका लीक हो गया और वो किल लिस्ट में उनका नाम आ गया, तो अब अफगानों ने वहाँ पे सू कर दिया उनको 50,000 पाउंड, किसी ने 1 लाख पाउंड, किसी ने 2 लाख पाउंड सू कर दिए गवर्नमेंट को। एक नया क्राइसिस खड़ा हो गया वहाँ पे। अच्छा, इस पूरे किस्से में मैं आपको सिर्फ बता रहा था कि ये जो यूक्रेन की जंग का मामला हुआ है ना, अच्छा वहाँ से बिल्कुल वो कूल रखा, वो जनाब जो पहले भी बात थी ना कि वो हमला, वो बयान ट्रम्प जब भी देते हैं रशिया के ख़िलाफ़, तो रशिया आगे से जवाब ट्रम्प को कुछ भी नहीं देता, कहते हैं गौर कर रहे हैं इस बात पे, हम गौर कर रहे हैं, और वो आगे से पिटाई शुरू कर देते हैं ज़ेलेंस्की की। अब लेकिन पिटाई हो रही है, और पिटाई इस तरह से हो रही है कि कीथ केलॉग भी वहाँ पे हैं, जो स्पेशल इन्वॉय हैं। कीथ केलॉग भी वो लिंडसे ग्रैम की तरह, जंग हो, कुछ मसला हो, कोई फड्डे हो, मेरी कोई जगह बने, पोजीशन बने, ये कहाँ से स्टीव विटकॉफ हर जगह पहुँच जाता है अपना सीज़फायर प्लान लेके। तो कीथ केलॉग पहुँचे हुए तो वहाँ पर, लेकिन वो जनाब जंग चल रही है, जंग जारी है, और ये जो है ये जंगें ख़त्म होती नज़र नहीं आ रही। 50 दिन का टाइम दे दिया है उन्होंने कहा कि जो रशिया के साथ ऑयल ख़रीदेगा उसके ऊपर टैरिफ लगेंगे, और $250 बिलियन की ट्रेड है चाइना की और रशिया की। तो कैसे क्या चाइना से बात करेंगे, वो चाइना को तो वीज़े दे रहे हैं। बल्कि मैं ब्रेक पे जाने से पहले आपको सिर्फ एक बात और बता दूं, अच्छा आप ब्रेक पे चले जाएं, फिर उसके बाद बता दूं मसला कि इंडिया का क्या होगा। जी, ब्रेक के बाद डिस्कस करते हैं। जी जी नाज़रीन, वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब से सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी साहब की यहाँ मुलाकात होगी, कौमी जो अमूर है वो भी बहस होंगे, ज़ीरे बहस आएंगे। देखते हैं क्या उसमें अलामिया आता है या क्या उनकी बात हुई आपस में। जो असलहा देने की बात हुई है ना यूक्रेन को, इसके नतीजे में एक बार फिर वो अमन से मामला चला गया जंग की तरफ, लेकिन इसमें इससे कुछ बढ़ की भी बात है। एक तो वो बात है ना जो सामने हुई कि उन्होंने कहा जी पैट्रियट मिसाइल आपको देंगे। एक बात वो है कि वो जो फाइनेंशियल टाइम्स कह रहा है कि जी उन्होंने कहा कि ऐसे भी कोई हथियार तुम्हें दे सकते हैं कि बताओ जिसके नतीजे में मॉस्को हिट हो सकता है या सेंट पीटर्सबर्ग हिट हो सकता है। इसी तरह वॉशिंगटन पोस्ट में जो है वो डेविड इग्निशियस, ज़ाहिर है उनकी, डेविड की तो स्टोरी को हम किसी तरह से नज़रअंदाज नहीं कर सकते। ये बॉडी ऑफ लाइज और जो बेशुमार नॉवेल्स और क्वांटम स्पाई और एक बड़ा नाम है, एक बड़ा नाम है, और ये जो है ये एजेंट्स ऑफ इनोसेंस और डेविड इग्निशियस। अच्छा, ब्लड मनी पढ़ने वाला है, सो ब्लड मनी के अंदर कहीं पाकिस्तान का जिक्र खैर भी आता है, ये वॉर ऑन टेरर के ज़माने का ब्लड मनी है। अच्छा, ये डेविड इग्निशियस का ने जो लिखा है 16 में कोट कर रहा हूँ वॉशिंगटन पोस्ट में। अब वॉशिंगटन पोस्ट में डेविड इग्निशियस 16 वो ये कह रहा है, इन स्क्वीजिंग पुतिन, इसके हेडिंग तो ये, इन स्क्वीजिंग पुतिन ट्रम्प एस्केलेट टू डी एस्केलेट, एक्सकेलेट टू डी एस्केलेट। लेकिन आगे वो एक और बात इसमें है, वो ये कि ट्रम्प ऑल्सो कंसिडर्ड सेंडिंग टॉमाहॉक क्रूज मिसाइल्स, द सेम वेपन्स फायर्ड अगेंस्ट ईरानियन टारगेट्स लास्ट मंथ फाइट फ्रॉम यूक्रेन। अच्छा, दिस कुड हिट मॉस्को एंड सेंट पीटर्सबर्ग एंड दे वर इंक्लूडेड इन डिस्कशन एज लेट एज फ्राइडे। ये भी डिस्कस हुआ है कि क्या टॉमाहॉक्स भी देने क्या यूक्रेन को कि डायरेक्ट वो हिट कर। अच्छा, मैंने आपसे कहा ना स्टोरी, क्योंकि डेविड इग्निशियस की, इसलिए इसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता।
अच्छा, टोमाहॉक्स आर ऑफ द डिलीवरी लिस्ट फॉर नाउ आई एम टोल्ड, ये उसको बताया गया कि टोमाहॉक्स नहीं है, डेविड को बताया गया, लेकिन दे टोल्ड विल डू लेटर इफ ट्रम्प वांट्स इवन मोर लेवरेज। अब ये जो टोमाहॉक्स हैं ये तो लैंड अटैक मिसाइल्स हैं, ठीक है, लैंड अटैक मिसाइल्स हैं, और आगे ये कह रहा है कि ट्रम्प डिसाइडेड टू एस्केलेट फॉर 3 रीजंस, जंग को और बढ़ाना चाह रहा है ट्रम्प 3 वजूहात की बुनियाद पर, यह सूरत हाल को और एस्केलेशन। पहले ये कि ही बिलीव कि पुतिन वाज डिसरिस्पेक्टिंग हिम, ठीक है, और उसके बाद फेजिंग रेडीनेस टू मेक पीस बट इग्नोरिंग द यूएस प्रेसिडेंट्स कॉल फॉर अ सीज फायर। दूसरा ये कि ही सॉ द एफिकेसी ऑफ यूएस मिलिट्री पावर इन यूज ऑफ B-2 बॉम्बर्स एंड टोमाहॉक मिसाइल्स अगेंस्ट ईरान। तीसरा ये कि ही थॉट कि पुतिन वुड ओनली नेगोशिएट इफ थ्रेटन्ड विद ग्रेटर फोर्स, एज द रशियन लाइक टू से ट्रम्प डिसाइडेड टू एक्सकेलेट टू डी-एक्सकेलेट। अब ये जो बात है सारी, ये मामला खराबी की तरफ चला जाएगा। उसकी मैं वजह ये बताऊं कि अगर तो टोमाहॉक्स यहाँ जर्मनी में लगा दिए आके या किसी और जगह, यूक्रेन को देना तो बिल्कुल ये अजीब सी बात है कि यूक्रेन ने पता चला कि फ़ौरन ही चला दिया टोमाहॉक। तो ये टोमाहॉक अगर डिस्कस हुए हैं, लेकिन अभी इस वक्त लिस्ट पे नहीं है, लेकिन ये स्टोरी ज़ाहिर है डेविड को दी गई है वहाँ से कि आप डेविड ने इसको फिर पब्लिश किया है कि अभी फौरी तौर पर लिस्ट पे नहीं है, लेकिन टोमाहॉक देने का मतलब ये है कि ये मामला ट्रम्प पुतिन बहुत पहले कह चुके हैं कि हम फर्स्ट स्ट्राइक न्यूक्लियर जो है, जो मुल्क हम पे अटैक करेगा, न्यूक्लियर नहीं कन्वेंशनल वेपन ही अगर अटैक होंगे, ये न्यूक्लियर तो नहीं है ना टोमाहॉक, ये बाकी तो ये जो भी अटैक करेगा तो हम उस मुल्क पे फर्स्ट न्यूक्लियर स्ट्राइक कर देंगे, हम न्यूक्लियर वॉर, न्यूक्लियर अटैक कर देंगे जवाब में, हम लिहाज नहीं करेंगे। पहली बात तो ये वाज़े तौर पे प्रेसिडेंट पुतिन ने अपनी जो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है उसको रिवाइज किया हो। तो ये एक्सकेलेट टू डी एक्सकेलेट वाली जो बात हो रही है ना ट्रम्प की, ये एक्सकेलेट करेंगे तो पुतिन ने अगर इससे 3 गुना ज़्यादा एक्सकेलेट कर दिया तो क्या होगा, यानी ये एक्सकेलेट करके उसको डी एक्सकेलेट करना चाह रहे हैं, लेकिन इन द मीन टाइम पुतिन ने एक्सकेलेट और कर दिया तो फिर क्या होगा, ये एक सवाल है। तो और पुतिन तो मुतासिर नहीं हुआ, ये डरा नहीं, पुतिन मैदान में ये जंग जीत चुका है, ये जंग जीत चुका है पुतिन, और ये प्रेसिडेंट ट्रम्प खुद भी अपनी महफिलों में कह रहे हैं, बल्कि उन्होंने ये बार बार बात की। आज भी जो उनका यूरोपियन प्रवक्ता है वो 15 में कोट कर रहा हूँ कि मीडिया स्टिल ट्रम्प स्टिल बिलीव्स कि रशिया विल विन वॉर अगेंस्ट यूक्रेन, वो मतलब यकीन है उनको कि वो जंग जो है ये जीत जाएगा और जीत चुका है, वो चाहे हम जो भी कर लें। लेकिन ये है कि वो मेरी बात क्यों नहीं सुनता, वो मेरी इज़्ज़त क्यों नहीं करता फ़ोन पे, वो तरीके से मैंने 3 दफ़ा कहा सीज़ फायर करो, वो क्यों नहीं कर रहा। फिर ये कि टोमाहॉक देखो हमारे कितने ज़बरदस्त ईरान के ऊपर हिट हुए थे, तो यहाँ पर भी हिट हो जाएँ तो क्या मज़ाक़ है। तो इस तरह की बातें अगर ट्रम्प के दाएँ बाएँ आ रही हैं, और ट्रम्प जो है वो जो है, अच्छा इसी दौरान एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात हुई, एक तो ये डाटा लीक हुआ, ये बड़ी अफसोसनाक बात है, और इसके क्या असरात होते हैं ये मुझे नहीं, लेकिन मेरे ख्याल से कवर कर लेंगे, बरतानिया की हुकूमत को कवर कर लेगी, लेकिन बहुत खौफनाक बात है कि अंदर से ही लीक हुआ है, वो कि कोई फ़ौजी है उनका उन्होंने लीक कर दिया डाटा। अच्छा, अब इशू दूसरा जो है वो ये है कि ये जो मैं आपसे पहले बात कह रहा था, देखें दुनिया की सबसे बड़ी जो इस वक्त सबसे बड़ी 4 ट्रिलियन डॉलर कंपनी जो है, 4 ट्रिलियन डॉलर कंपनी, वो एनवीडिया है जो कि माइक्रोचिप्स बनाती है, ठीक है, और जेंसन हुआंग जो हैं वो इसके जो है वो CEO हैं, और उनका ताल्लुक ताइवान से, पहले भी बात, वो चाइना का दौरा कर रहे हैं। अब ये एनवीडिया जो है ये इससे इलॉन मस्क भी, आईफोन, ये वो पूरी दुनिया मुताज है, क्योंकि ये GPUs वगैरह सारे, तो वो चाहिए चाइना का दौरा कर रहे हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि ये चाइना में है, और ये वही है जो TMC के जो मतलब है कि एक तो TMC है ना, एनवीडिया तो सबसे बड़ी है, TMC और ये वो बाकी सारी बाद में आती हैं, एनवीडिया तो एनवीडिया है, और ये सुपर कंप्यूटर्स आ गए और ये सारे, तो वो चाइना का दौरा कर रहे हैं, और 5.5 बिलियन जो है वो AI चिप्स वो चाइना को देने जा रहे हैं। अब ये एक बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात है, और H2O जो कि उनकी लेटेस्ट चिप्स हैं, पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं इनको। France 24 कोट कर गया, एनवीडिया टू रिज्यूम 35th एनवीडिया टू रिज्यूम H2 AI चिप्स टू चाइना। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, और
ग्लोबल टाइम्स ने भी 38 ये लिखा है, एनवीडिया सीईओ जेनसन हुआंग सेज कि ट्रम्प न्यू अबाउट हिज चाइना ट्रिप, विश्ड हिम अ प्लेजेंट जर्नी। तो उनको पता था कि चाइना आ रहे हैं, और चाइना में जाने के बाद उन्होंने ये भी कहा है कि ब्रशेज ऑफ, ये CNBC कोट कर रहा हूँ 37, वो ब्रशेज ऑफ कि यूएस फियर्स कि चाइना मिलिट्री विल यूज हिज फर्म्स चिप्स। लेकिन ये है कि वो अब इतनी दुनिया का मतलब देखो, पहली 4 ट्रिलियन कब, कितने तो मुल्कों की 190 मुल्कों से ज़्यादा एक कंपनी बड़ी हो जाए तो उसको क्या फिर आप कहेंगे। तो एनवीडिया जो है उसके CEO वहाँ का विज़िट करें चाइना को, और ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। और चाइना का वो विज़िट कर रहे हैं, और इस दौरान जो है वो ये अगर एक्सकेलेट टू डी एस्केलेट वाली पॉलिसी पे गए तो ये जंग भी ये जंग ऑलरेडी बिगड़ चुकी, ख़राब हो चुकी है। ये जो यूक्रेन का मामला है ये ख़राब हो चुका है बहुत ज़्यादा। अच्छा, उधर जो है वो चाइना में जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हो रही हैं। एक तो ये कि अब देखें ना, क्वाड का एक मेंबर, ये ऑकस का एक मेंबर जो है वो तो दौरा कर रहे हैं चाइना का, बड़ा ज़बरदस्त दौरा हो रहा है उनका। एंथनी एल्बनीज़ का दौरा, उनकी शी जिनपिंग से मुलाकात हुई है और बड़ा ज़बरदस्त उनका दौरा वहाँ का हुआ है। और चाइना जो है, चाइना ऑस्ट्रेलिया 6 रोज़ा दौरा है, और चाइना और ऑस्ट्रेलिया बहुत करीब आ रहे हैं। चाइना के ऑस्ट्रेलिया के अंदर अक्सरियत लड़ाई नहीं लड़ना चाहती किसी किस्म की, यहाँ पे वो चाहती तिजारत हो, और ऑस्ट्रेलिया के लोगों का जो वो इस फड्डे में नहीं पड़ना चाह रहे। फिर उसके बाद ये कि SCO के वज़राए ख़ारजा का इजलास हुआ है वहाँ पे, तो वहाँ पर पाकिस्तान भी था, इसाक डार साहब थे वहाँ पे, लेकिन जयशंकर जो हैं वो ज़्यादा जो ऑब्जर्वर कंट्रीज़ हैं उनको नहीं बुलाया गया था इसमें। अफ़गानिस्तान, मंगोलिया वगैरह जो मेन SCO के मालिक हैं उनके वज़राए ख़ारजा थे, तो सबसे मुलाकात हुई शी जिनपिंग की। लेकिन ये है कि जो भारत के साथ इश्यूज़ हैं ना, भारत एक किसी मुल्क ने भारत के साथ अपने मामलात को नहीं ख़राब किया, भारत ने सबके साथ अपने मामलात ख़राब किए। मतलब भारत को और ये मोदी जी को और उससे पहले उनको इस बात की दाद मिलनी चाहिए, मतलब उनको 21 तोपों के आगे खड़ा करके उनको जो है ना उनको दाद देनी चाहिए कि उन्होंने ऐसी जगह ले जाके खड़ा कर दिया भारत को कि अब वो भारत जो है वो अभी पिछले हफ्ते 10 दिन पहले तो SCO का इजलास हुआ है, वहाँ राजनाथ सिंह ने वहाँ पर मौजूद थे, तो फड्डा हो गया वो कि जी आप ये पैगराम का नाम इसमें नहीं डालेगा, बलूचिस्तान का वो जो सारा तनाज़ा खड़ा हुआ था। अब SCO में फिर अलामिया क्या निकलेगा क्या नहीं, उससे पहले दलाई लामा को लेकर आ गए। उससे पहले अब चाइना जो है, चाइना ने एक मैप उनके पास है, मैप उन्होंने शाये किया है कि ये जो इलाके हैं ये हमारे इलाके हैं। और चाइना ने इन्वेस्टमेंट तो पूरी दुनिया में की हुई है, बहुत इन्वेस्टमेंट है उनकी चाइना की, अफ्रीका में, लैटिन अमेरिका में, लेकिन वो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में जहाँ तक पाकिस्तान के साथ गया और जंग के दौरान गया है वो पाकिस्तान के साथ ही गया अभी तक, और तुर्किया भी गया, बाकी भी गया, लेकिन पाकिस्तान की उसमें अपनी भी बहुत इनपुट थी, ऐसा भी सारा चाइना ने दिया। मतलब हमने उसमें चाइना की जो भी टेक्नोलॉजी थी उसको एक हमने पाकिस्तानी रंग भी दिया है, ठीक है। अच्छा, तो अब इशू ये है कि आपको पता है यहाँ पे हमारे जहाँ पे स्टूडियो है इसके करीबी एक होटल है, वहाँ पे मैं चंद रोज़ पहले गया तो वहाँ पर एक चाइनीज़ बिरयानी पका रहे थे वो। मैंने कहा ये चाइनीज़ बिरयानी कहाँ से आ गई, तो पता लगा उन्होंने बिरयानी को चाइनीज़ बना के और जो लोग खाए जा रहे हैं खाए। मैंने कहा ये क्या डिश बना ली तुमने, चलो बाहर। तो इस तरह से होता है ना, एक जगह से दूसरी चीज़ उठा के उसका नाम डाल डूल के वो तो चाइना की टेक्नोलॉजी को हमने, पाकिस्तान ने एक अपना रंग भी दिया हुआ है, और वो बहुत एडवांस लेवल पे मुख्तलिफ हवालों से एयरफोर्स भी उनके साथ कर रही है, बाकी लोग भी, स्पेस प्रोग्राम्स भी चल रहे हैं, काफ़ी कुछ चल रहा है। और भारत ने कोई कसर नहीं छोड़ी कि बांग्लादेश, इंडोनेशिया, ये मालदीव, नेपाल, भूटान, आगे पीछे दाएं बाएं इधर उधर सारा। तो अब वो कैसे वहाँ पर कैसे बात करेंगे, क्या बात उनकी होगी। हमारी तो ख्वाहिश हमेशा रही है कि उनके दरमियान बात अच्छी हो, लेकिन ये कि जाने से पहले वो उन्होंने दलाई लामा को अपने कर ली है, तो वो एक बड़ी, मेरा ख्याल है कि एक डिफ़िकल्ट पोजीशन में चले गए हैं जयशंकर और मोदी जी। तो अब देखते हैं कि वो किस तरफ आगे जाते हैं, और SCO में क्या वहाँ पर मीटिंग का क्या नतीजा निकलता है। और आखिर में मैं आपको सिर्फ एक बात बताऊं कि ये गज़ा के ऊपर बात चल रही है। अभी कुछ देर पहले हमास ने दोबारा कहा है कि इसराइल काफ़ी हद तक वो जो मैप था, यानी वो जो रफ़ा के इलाके के अंदर उन्होंने एक सिटी बना के उस मैप के ऊपर कुछ हद तक और पीछे हट गया इसराइल। एक तो वो छोड़ देना गज़ा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन और ये तो सारे भाड़ में गए,
लेकिन ये है कि जो रफ़ा का इलाका था उसके ऊपर भी इसराइल पीछे हट गए थोड़ा सा, तो बात और आगे बढ़ी है सारी। लेकिन एक और बड़ी खौफनाक बात हुई है, उस पर मैं प्रोग्राम क्लोज करूँगा। कल हमने सौदा का जिक्र किया था, सौदा के इलाके का, जो कि दुरूज जहाँ पे रहते हैं, दुरूज जो हैं वो यानी लेबनान के अंदर तो बहुत हैं दुरूज, लेकिन ये है कि वो सीरिया में भी हैं, वो इसराइल में भी हैं, लिवांत के इलाकों में रहते हैं। दुरूज कम्युनिटी बहुत बड़ी है। ये वली जुमलात और उनके वली जुमलात के बाद उनके जो बेटे हैं समर जुमलात, वो मेरे ख्याल से आजकल लीड कर रहे हैं लेबनान के अंदर जो दुरूज हैं। ये दुरूज जो हैं ये अपने आप को बहुत ज़्यादा मुस्लिम नहीं कहते। ये जो हैं ये एक ख़ास मरहले पे ये जो इस्माइली मसलक के लोग हैं उनसे भी अलग हो गए थे। तो ये अपने आप को, इन पे बहुत सारे मज़ाहिब का इन पे, लेकिन बहरहाल एक बड़ी ज़बरदस्त कम्युनिटी। अब उस कम्युनिटी का एक फड्डा पड़ा हुआ है ये सौदा के इलाके में। सौदा वो इलाका है जो कि जॉर्डन के साथ साउथ ऑफ सीरिया, जॉर्डन इस इलाके के साथ बॉर्डर लगता है, तो दुरूज वहाँ रहते हैं। अब दुरूज का और लोकल वहाँ पे जो गवर्नमेंट है एम एस शरा का, उनका झगड़ा हुआ बीच में, जैसे होते हैं मुख्तलिफ, एक नया सेटअप बना है, वो जाहिर सी बात है कि मुख्तलिफ तनाज़ात हैं। वली जुमलात यहाँ आए थे शुरू में, आपको याद होगा, और वो मिल के गए थे अहमद, क्योंकि वो वली जुमलात जो हैं वो अमल के साथ बहुत करीब थे, अमल के बहुत करीब थे, जो हरकतुल अमल थी लेबनान में, लेकिन वो सीरिया के अगेंस्ट थे, सीरिया के, वो बशार अल असद और इनके वालिद के अगेंस्ट रहे हमेशा। तो वो जब असद हुकूमत ख़त्म हुई तो यहाँ पर आए। अब ये हुआ कि ये लड़ाई शुरू हुई लोकल फोर्सेस की, और जैसे ही लड़ाई शुरू हुई दुरूज की, तो दरमियान में इसराइल घुस गया। इसराइल ने दुरूज फोर्सेस के साथ मिलके जो सीरिया की अहमद शरा की फोर्सेस हैं, क्योंकि अहमद शरा ने चंद रोज़ पहले कहा था कि हम इसराइल के साथ नॉर्मल नहीं करना चाह रहे हालात को, तो वो कूद गया फड्डे में, और वो एक इलाके के अंदर जाके उन्होंने दुरूज के साथ मिल गए। अच्छा, सीज फायर हो गया। अब सीज फायर हो गया, वहाँ के वज़ीर दिफा ने कह दिया सीरिया के कि हम सीज फायर करते हैं और सारी कम्युनिटीज़ बैठेंगी, जिरगा वगैरह जैसे तय करेंगे। वो इसराइल ने बीच में 2 दफ़ा स्ट्राइक कर दी दुरूज की हमायत में सीरिया के फोर्सेस के ऊपर, अहमद शरा के फोर्सेस पे। अब उसका क्या रिएक्शन आता है? अच्छा, मैं सिर्फ इस पे जाने से पहले ना ये 47 या कोड कर दूं, इसराइल कैरीज आउट एयर स्ट्राइक्स ऑन सीरियन रिजीम फोर्सेस फॉर सेकेंड टाइम इन 2 days। ओ भाई, आपका ताल्लुक क्या है? वो आपका क्या ताल्लुक है वहाँ से कि आप सीरिया में घुस के, कभी वो लेबनान पे चढ़ाई कर देते हैं, अभी सीरिया में घुस के दुरूज की मायत पे गुजर गए। अच्छा, दुरूज की दोस्ती हो गई उनसे, लेकिन 2 दफ़ा इन्होंने जो है, ये रॉयटर्स को मैं कोट करूं, 45th इसराइल स्ट्राइक सीरियन सिटी वाज टू प्रोटेक्ट दुरूज फ्रॉम गवर्नमेंट फोर्सेस। अच्छा, अब ये तो इनकी हो जाएगी ना सुलह, तो अहमद शरा छोड़ेगा? देखिए ना, बात ये सारी कि ये इतनी तेज़ी के साथ, और ये जो हारिस वाले 46 में कोट करूं, आई मीन टेंशन बिटवीन दुरूज एंड दमास्कस, इसराइल ग्रिप ऑन सदर्न सीरियन टाइटन्स। ओ भाई, आप कहाँ से घुस गए बीच में? इन्होंने कहा वो जगह खाली है, आपस में लड़ रहे हैं, हम घुस के। इससे लड़ाई बहुत सख्त हुई है, 2 दिन तक 100 के करीब वहाँ पे लोग, 100 से ज़्यादा मारे गए हैं इसमें, जो इनके झगड़े हुए आपस में। लेकिन यह है कि बीच में जो है वो इसराइल ने घुस के स्ट्राइक्स भी कर दी, दुरूज की साइड भी ले ली, वहाँ की सुलह होने जा रही है। उसके बाद सुलह हो गई, तो मुझे बताएं अहमद शरा, ये अहमद शरा कौन है? अहमद शरा वो है जिसके साथ PKK भी आ चुकी है, ठीक है ना, दुरूज भी आ चुकी हैं, PKK हथियार डाल के इनके साथ आ चुके हैं। तो अहमद शरा के मुकाबले पे ये दुरूज फौज की हमायत करने के लिए नेतन्याहू वहाँ घुस गया। तो ये देखते हैं, हम तो इंतज़ार कर रहे हैं कि ये सीज़ फायर का ऐलान कब करते हैं प्रेसिडेंट ट्रम्प। और प्रोग्राम के अख्ताम पे सिर्फ मैं एक बात ये कह दूँ कि एप्स्टीन फाइल्स जो है ना, वो जान नहीं छोड़ेंगे। मैं क्लोजर सिर्फ इस बात पे करूँगा, एप्स्टीन फाइल्स जो हैं वो जान नहीं छोड़ें किसी भी तरह से। और उसमें इतने नाम आ चुके हैं, इतने नाम लोगों के आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं। और उसमें प्रेसिडेंट ट्रंप का नाम भी आ गया है, उसमें बिल क्लिंटन का नाम भी आ रहा है, उसमें जो है वो प्रेजेंटियो का नाम भी आ रहा है, उसमें माइकल जैक्सन का नाम भी आ रहा है, उसमें जो है वो इतने लोगों के नाम हैं। और ये सारे नाम जो हैं, ये लिस्टें इनके पास, इलॉन मस्क के पास पड़ी हैं, कुछ स्टीव बैरन के पास पड़ी हैं, कुछ कहीं पड़ी हैं, कैश पटेल के पास पड़ी हैं। तो वो लिस्टों को संभालना बड़ा मुश्किल हो रहा है कि वो लिस्टें जो हैं, वो इन्होंने कहा लिस्टों में नाम ही नहीं कोई जेफरी एप्स्टीन का। तो ये देखें कि आने वाले दिनों में ये मेगा जो लोग हैं, वो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, वो शोर कर रहे हैं कि लिस्टों को आउट किया जाए। लेकिन ये कि वो प्रेसिडेंट ट्रंप देखते हैं कि इन बुरानों से कैसे निकलते हैं। ये इन्होंने जो प्यूटिन वाला बुरान है, ये मुझे नहीं पता कि क्यों छिड़ दी है इस वक्त, कि एक्सकलेट टू डी एक्सकलेट,
जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, इसके साथ ही आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुझे सुमेरा सलीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद जी डॉक्टर साहब। अपने दोस्तों रिश्तेदारों गुर्दों नवाह के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।